हाँ जी, चलिएगा। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? बढ़िया। चलिए आज 12th क्लास इकोनॉमिक्स शुरू करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपका दो बुक है। 12th क्लास इकोनॉमिक्स में आपका दो बुक है, एक मैक्रो MA एंड दूसरा इंडियन इकोनॉमिक्स। ये CBSE वाले के लिए। CBSE आपके इकोनॉमिक्स में दो बुक है, एक मैक्रो है और दूसरा इंडियन इकोनॉमिक्स है, ठीक है। एंड बिहार बोर्ड आपके लिए मैक्रो है एंड माइक्रो है, मैक्रो MA माइक्रो MI, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं मैक्रो, जो कि दोनों लोग को पढ़ना है, ठीक है। माइक्रो बिहार बोर्ड वाले को पढ़ना है एंड इंडियन इकोनॉमिक्स CBSE वाले को, लेकिन मैक्रो दोनों को पढ़ना है, राइट। CBSE वाले को क्या है, CBSE वाले को है चला मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक्स, और बिहार बोर्ड वाले को क्या है, मैक्रो एंड माइक्रो, ठीक है। तो चलिए आज शुरू करते हैं आपका नेशनल इनकम। मैक्रो में एक चैप्टर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। नेशनल इनकम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे बिहार बोर्ड रही है, CBSE रही है, ICSE रही है या फिर जो बोर्ड रही है। ये नेशनल इनकम सभी बोर्ड के लिए अति ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको सुनिए। नेशनल इनकम क्या होता है जरा सुनिएगा, पहले मेरे तरफ से सुनिए फिर बुक के ऊपर आएंगे। पहले मेरे तरफ से सुनिए, तो सुनना। जैसे आपका इनकम हम जानना चाह रहे हैं, किसका इनकम जानना चाह रहे हैं, आपका। तो आपका अभी तो इनकम है नहीं, आपका तो कोई इनकम नहीं है। चलिए आपके, अगर आपका इनकम हम जानना चाहते और आप इनकम जनरेट कर रहे होते, तो जो आपको मंथली इनकम हो रहा होता उसको आप कहते, या ईयरली इनकम जो हो रहा होता उसको आप कहते। बाई चांस मान लेते हैं कि आप पर ईयर 3 लाख का पैकेज पे हैं। कितने का पैकेज है आपका, चला 3 लाख का। तो आपका पर्सनल इनकम हम कितना मानते हैं, 3 लाख। अब हम अगर आपसे पूछे कि भाई आपके घर का इनकम कितना है, क्या पूछे हम आपसे कि आपके घर का इनकम कितना है, तो आपके घर के इनकम में को कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप जो इनकम जनरेट कर रहे हो वो, आपके पापा जो इनकम जनरेट कर रहे हो वो, और आपके भैया जो इनकम जनरेट कर रहे हो वो, मतलब जो अर्न कर रहे इनकम, उन तीनों को जोड़ देते हैं। आपके पापा के इनकम, आपका इनकम, आपके भैया का इनकम, तो ये आपके घर का इनकम हो गया। पूछे कि भाई आप अपने कॉलोनी के इनकम बताइए, अपने एरिया के इनकम बताइए, तो आपके कॉलोनी में जितना घर है उनकी इनकम को जोड़ दीजिए। हर एक इंडिविजुअल्स के घर को इनकम को जोड़ दीजिए, हर एक इंडिविजुअल्स के जो हाउस है उसके इनकम को जोड़ दीजिए, हर एक फैमिली के इनकम को जोड़ दीजिए, तो आपके एरिया का इनकम आ जाएगा। हम बोले आपके डिस्ट्रिक्ट का इनकम क्या है, तो आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी विलेज आते हैं उनके इनकम को जोड़ दीजिए। हमने बोला आपके स्टेट का क्या है, तो अपने स्टेट का टोटल डिस्ट्रिक्ट को जो के इनकम को जोड़ दीजिए। हमने कहा आपके कंट्री का इनकम क्या है, किसका चला, आपके कंट्री का। तो आपके कंट्री में जितने भी स्टेट है उन सारे स्टेट के इनकम को जोड़ दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका कंट्री का इनकम। क्या आ जाएगा, चला आपके कंट्री का इनकम। तो यहाँ पे यही हमको पढ़ना है, नेशनल इनकम। हमको क्या पढ़ना है, चला नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, मतलब अपने देश के इनकम को पढ़ना है, अपने राष्ट्र के इनकम को पढ़ना है। अपने राष्ट्र के इनकम को निकालना सीखेंगे। यहाँ पे किस तरह से हम निकालेंगे कि हमारे पूरे देश के इनकम निकल जाए, ठीक है। तो चलिए पहले थोड़ा देख लेते हैं नेशनल इनकम का डिफिनेशन, फिर नेशनल इनकम में जाने के पहले थोड़ा उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कुछ वर्ड्स का मीनिंग पढ़ेंगे कि उसका मतलब क्या होता है, तब आपको नेशनल इनकम का चैप्टर पढ़ने में आसान लगेगा। सबसे पहले नेशनल इनकम पढ़ने के पहले हमको उसका बेसिक वर्ड्स, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि नेशनल इनकम कहते किसको।
जरा सुनिए, देखिए डेफिनेशन हमने लिखा है नेशनल इनकम का। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ, नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स। क्या कहता है बच्चा? नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम को अंडरलाइन किया है हमने, देख लीजिए। अर्न्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट, नॉर्मल रेसिडेंट को भी हमने अंडरलाइन किया है। अभी बताते हैं इसका मतलब क्या होता है। ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर को भी हमने अंडरलाइन किया है। यहाँ देखिए क्या कहता है, फैक्टर इनकम का मीनिंग क्या होता है, नॉर्मल रेसिडेंट का मीनिंग क्या होता है, अकाउंटिंग ईयर का मीनिंग क्या होता है। जरा देखिए, एक एक करके पढ़ेंगे और भी इसमें बहुत सारा वर्ड है जो आज सीखेंगे, फिर नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल्स बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, जरा सुनिए क्या कह रहा है इसमें। फैक्टर इनकम का मतलब क्या होता है, आइए पहले पढ़ते हैं। इसको पहले लिख लीजिए, फैक्टर इनकम का मतलब क्या होता है, इसको पहले पढ़ते हैं। जरा देखिए फैक्टर इनकम, हाँ जी देखिएगा, फैक्टर इनकम का मतलब क्या होता है, बिल्कुल आसान। फैक्टर इनकम का मतलब होता है चला वो इनकम, फैक्टर इनकम का मतलब क्या होता है, वो इनकम जो मेहनत करने से, वो इनकम जो मेहनत करने के बाद प्राप्त किया गया, वो मुद्रा। फैक्टर इनकम का मतलब वो मुद्रा जो प्राप्त किया गया जो मेहनत के बदले मिला। मेहनत के बदले अगर आपको पैसा मिला तो उस इनकम को क्या बोलेंगे बच्चा, फैक्टर इनकम। चाहे वो मेहनत जैसे आप कीजिए, सर्विस प्रोवाइड कीजिए, सामान बेचिए, नौकरी कीजिए, कुछ भी कीजिए, चाहे प्रोफेशनल हो या एम्प्लॉय हो या बिजनेस के थ्रू हो, जिसके थ्रू भी हुआ, इनकम जनरेट अगर मेहनत से हो रहा है तो कौन सा इनकम कहलाएगा, फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम किसको कहेगा, तो मेहनत के अगेंस्ट में अगर पैसा आ रहा है तो उसको क्या कहेंगे बच्चा, फैक्टर इनकम। राइट, ये मेरी तरफ से। एंड नॉन फैक्टर इनकम जो बिना मेहनत के हो जाए, दान में मिला हुआ, दान में मिला हुआ इनकम, दया में मिला हुआ इनकम, इसको क्या बोलेगा, नॉन फैक्टर। जो बिना मेहनत के हो जाए, जो बिना मेहनत के इनकम हो जाए उसको नॉन फैक्टर। और जो इनकम हो, इनकम के थ्रू जो मेहनत के थ्रू जो इनकम हो उसको फैक्टर इनकम। वृद्धा पेंशन, ओल्ड एज पेंशन आपको मालूम होगा। ओल्ड एज पेंशन क्या है, गवर्नमेंट बुजुर्ग को देता है, वो बिना मेहनत के मिल जाता है, वो नॉन फैक्टर इनकम। वो कैसा इनकम है बच्चा, नॉन फैक्टर। और पेंशन, रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलता है वो फैक्टर इनकम है, क्योंकि पहले आपने मेहनत कर चुका, पहले आपने उसमें मेहनत कर चुका। ठीक है, तो आइए जरा फैक्टर इनकम पढ़ते हैं क्या कहता है, जरा देखिएगा एक सेकंड। फैक्टर इनकम जरा देखिएगा हमने क्या लिखा है फैक्टर इनकम में। फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम it's referred to the income earned by different factor of production। फैक्टर इनकम को क्या लिखता है बच्चा, फैक्टर इनकम it's referred to income earned by different factor of production। मतलब जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसके थ्रू आपको इनकम जनरेट हो रहा है। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारा क्या है, सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरियल इंटरप्राइजेज, जिसके थ्रू आपको इनकम जनरेट हो। ठीक है, हमारा प्रोडक्शन कितने आप पढ़े थे माइक्रो में, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइजेज से। तो कहता है क्या है कि जिसके थ्रू भी हमारा जो इनकम जनरेट हो रहा है, प्रोडक्शन फैक्टर के थ्रू जो हमारा इनकम जनरेट हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, फैक्टर इनकम। प्रोडक्शन फैक्टर के थ्रू जो हमारा इनकम, जो प्रोडक्शन हो रहा है, उस प्रोडक्शन से जो हमारा इनकम हो रहा है
उसको क्या बोलेंगे बच्चा, फैक्टर इनकम। एग्जाम्पल जरा देख लीजिए, चाहे रेंट आ रहा हो या वेजेज आ रहा हो या इंटरेस्ट आ रहा हो या प्रॉफिट आ रहा हो, ये हमारा क्या कहलाएगा, फैक्टर इनकम। प्रोडक्शन फैक्टर के थ्रू अगर हमको इनकम जनरेट हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, फैक्टर इनकम। चाहे रेंट हो, इंटरेस्ट हो, प्रॉफिट हो, इंटरप्राइज जो भी है, ठीक है। बिना मेहनत के अगर हमको इनकम जनरेट हो रहा है तो उसको क्या कहेगा, नॉन फैक्टर इनकम। जरा देखिए, इट रेफर्स टू द इनकम अर्न विदाउट रेंडरिंग सर्विसेज और विदाउट प्रोवाइडिंग एनी कंसिडरेशन। बिना सर्विस प्रोवाइड किए हुए या बिना कुछ दिए हुए, मेहनत भी नहीं किए, न मेहनत दिए, न मेहनत किए, न सर्विस दिए, न कोई सामान दिए, लेकिन फिर भी हमारा इनकम हो गया। बिना मेहनत का, बिना सर्विस के अगर इनकम जनरेट कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे बच्चा, नॉन फैक्टर इनकम। एग्जाम्पल, स्कॉलरशिप, सब्सिडीज, लॉटरी, ये सब क्या है हमारा, नॉन फैक्टर इनकम। तो नेशनल इनकम में फैक्टर इनकम को काउंट करेंगे, नॉन फैक्टर इनकम को नहीं काउंट करेंगे। जो बिना मेहनत का इनकम है उसको नहीं लेंगे। वही यहाँ पे जरा कह रहा था, देखिएगा, नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। सम टोटल, क्या सम टोटल, फैक्टर इनकम, मतलब वो इनकम जो मेहनत के थ्रू हो रहा है, ठीक है। और बाय नॉर्मल रेसिडेंट, क्या कहता है इसके बाद बच्चा, नॉर्मल रेसिडेंट। अभी बता रहे हैं इसका नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, जरा सुनिए। नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, सुनिए। नॉर्मल रेसिडेंट, सुनिएगा, जो इंडिया में है 1 साल से, जो इंडिया में 1 साल से है वो नॉर्मल रेसिडेंट। जो इंडिया में रह रहा है, खा रहा है, सेविंग कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है 1 साल से, विदिन 1 ईयर से कोई भी बंदा अगर इंडिया में है तो उसको क्या कहेगा, नॉर्मल रेसिडेंट। जैसे हम लोग नॉर्मल रेसिडेंट हैं, शुरू जन्म से ही यहीं पे खा रहे, पी रहे, सो रहे, यहीं पे सेविंग कर रहे हैं, यहीं पे इनकम जनरेट कर रहे हैं, यहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाई बर्थ ही है, तो हमसे बेहतर नॉर्मल रेसिडेंट तो होगा ही नहीं कोई। लेकिन अगर कोई फॉरेनर भी 1 साल से इंडिया में है तो भी क्या कहलाएगा, नॉर्मल रेसिडेंट। क्या कहलाएगा बच्चा, नॉर्मल रेसिडेंट। बात समझ में आ रहा है आपको? जो अगर विदेशी भी इंडिया में 1 साल से रह रहा है तो उसको भी हम क्या ले लेंगे, नॉर्मल रेसिडेंट। अभी बताते हैं और डिटेल, ये मेरे तरफ से था, अब आते हैं और डिटेल। नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, जरा आइए पढ़ते हैं। हाँ जी, नॉर्मल रेसिडेंट जरा देखिएगा क्या कहता है नॉर्मल रेसिडेंट। हमने क्या कहा नॉर्मल रेसिडेंट में, कि जो इंडिया में है 1 साल से यहीं पे इनकम जनरेट कर रहा है, यहीं पे सेविंग कर रहा है, यहीं पे इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, वो नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। हम लोग तो खुद बाई बर्थ नॉर्मल रेसिडेंट है, यहीं पे सब कुछ है हमारा। और अगर कोई विदेशी भी 1 साल के लिए आ जाता है तो नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। और कोई इंडियन अगर यहां से चला जाता है तो वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएगा, क्योंकि 1 साल रहना चाहिए। चलिएगा जरा देखिएगा क्या कहता है नॉर्मल रेसिडेंट। इट रेफर टू इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस। इंडिविजुअल के साथ साथ किसको कहता है बच्चा, इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, whose ordinarily resides in a country, जो नॉर्मल कंट्री में आपका रह रहा है, for a period more than 1 year, जो 1 साल से ज्यादा आपके देश में रह रहा है, whose center of economic interest lies at the country, जो उसका इंटरेस्ट है, जो उसका बेनिफिट है वो कंट्री से उठा रहा है। मतलब इनकम कहां से जनरेट कर रहा है, वो कंट्री से जनरेट कर रहा है। अगर 1 साल से कोई भी देश में जाकर आप कंट्री 1 साल से किसी भी देश में जाकर अगर आप इनकम जनरेट कर रहे हैं तो आप कौन सा रेसिडेंट कहलाइएगा, नॉर्मल रेसिडेंट। क्या कहलाइएगा बच्चा, नॉर्मल रेसिडेंट। तो देखिए नेशनल इनकम में हमने कह दिया, नेशनल इनकम इज द सम टोटल फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम बता दिया जो मेहनत के थ्रू इनकम जनरेट कर सकते हैं।
अर्न बाय द नॉर्मल रेसिडेंट, वो रेसिडेंट जो 1 साल से, वो बंदा जो 1 साल से देश के अंदर है, ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर आपको मालूम है मतलब 1 साल के अंदर। तो वो व्यक्ति, वो बंदा जो नॉर्मल रेसिडेंट है और फैक्टर इनकम जनरेट कर रहा है, उन तमाम इंडिविजुअल्स, उन तमाम इंस्टीट्यूशंस के इनकम को जोड़ दीजिए। किनके इनकम को? तो वो कहता क्या, जरा ध्यान से सुनिएगा, देश में तमाम इनकम को जोड़ दीजिए। तो कौन से इनकम? फैक्टर इनकम। क्या सभी के इनकम? नहीं, जो नॉर्मल रेसिडेंट है। तो नॉर्मल रेसिडेंट्स के फैक्टर इनकम को ऐड कर दीजिए, सम कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपका? नेशनल इनकम। क्या आ जाएगा बच्चा? नेशनल इनकम। तो ये अभी हमने आपको फैक्टर इनकम बता दिया है, ये नॉर्मल रेसिडेंट बता दिया है। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट नेशनल इनकम का बता रहे हैं, उसको भी लिखते जाइएगा, ठीक है। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट जरा सुनिएगा। सिटीजनशिप का मतलब भी आपको लग रहा है नागरिकता। सिटीजनशिप, नॉर्मल रेसिडेंट और सिटीजनशिप अलग होता है। चला, सिटीजनशिप, नागरिकता क्या होता है? नागरिकता 2 तरह से प्राप्त किया जा सकता है। सिटीजनशिप 2 तरह से प्राप्त किया जाता है। एक तो बाय बर्थ, बर्थ प्लेस, जहां पे आपका बर्थ हुआ वहीं का आप सिटीजनशिप हो गए, नागरिकता वहीं का प्राप्त हो गया। आपका जन्म कहाँ हुआ? इंडिया में, तो आप इंडिया का नागरिक। बर्थ प्लेस के अनुसार जहां पे बर्थ हुआ वहीं का आप सिटीजनशिप, अमेरिका में होता वहां का सिटीजनशिप हो जाता है। एक तो बाय बर्थ प्लेस, बर्थ जहां पे हुआ वहां का, जन्म के साथ में आप वहीं का सिटीजनशिप मिल जाता है। और दूसरा लीगल प्रोसेस के थ्रू, लीगल प्रोसेस के थ्रू, जैसे हमारे यहाँ है कि अगर 5 साल तक कोई इंडिया में रहता है तो उसको नागरिक मान लिया जाएगा, भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। 5 साल तक अगर इंडिया में तो उसको क्या मान लिया जाएगा? भारत का नागरिक। अमेरिका में अगर ग्रीन कार्ड मिल गया तो फिर आपको वहां का नागरिक मान लिए जाएंगे, वहां का सिटीजनशिप आपको मान लिया जाएगा। तो नॉर्मल रेसिडेंट और सिटीजनशिप में थोड़ा डिफरेंट है। सिटीजनशिप बर्थ के साथ या फिर लीगल प्रोसेस फुलफिल करने पे, और नॉर्मल रेसिडेंट जो 1 साल तक इनकम जनरेट कर रहा है किसी भी देश में, तो उसका वो नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा, ठीक है। तो अभी अब बहुत सारा पॉइंट आपको बताएंगे नेशनल इनकम पढ़ाने के पहले, ठीक है। तो ये दोनों लिख लिए, फैक्टर इनकम लिख लिए, 1 नंबर में फैक्टर इनकम था और सेकंड नंबर में आपका नॉर्मल रेसिडेंट। अब चलिए 3rd नंबर में हम आपको बताते हैं। हाँ जी, चलिएगा, क्या क्या बता दिया आपको, जरा देखिएगा। फैक्टर इनकम बता दिया, नॉर्मल रेसिडेंट बता दिए, 1 2 3। डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है जरा देखिएगा। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है जरा ध्यान से सुनिएगा। पहले तो सुन लीजिए, डोमेस्टिक टेरिटरी इंडिया का जो प्रॉपर्टी है, इंडिया का जो प्रॉपर्टी है वो डोमेस्टिक टेरिटरी, क्या बच्चा? डोमेस्टिक टेरिटरी है। सुनिएगा, इसका मतलब क्या होता है डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब? आप समझते यही हैं कि भारत का जो नक्शा है वही हमारा बॉर्डर है, वही हमारा क्या है? बॉर्डर है। भारत का नक्शा जो है आप यही समझते कि यही हमारा बॉर्डर है। इसको मान लिया जाए कि ये भारत का अगर नक्शा है तो इसी को आप क्या समझते हैं कि ये हमारा जो लाइन है वही हमारा क्या है? बॉर्डर है। इसी के अंदर हमारा इनकम जनरेट करना होता है। ऐसा बात नहीं है दोस्त, जरा सुनिएगा। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है? जो हमारा बॉर्डर है वो केवल इसी के अंदर नहीं है, हमारा बॉर्डर इधर भी है, समुद्र है, ये एरिया में भी हमारा बॉर्डर है, पानी में भी हमारा एक बॉर्डर है, आसमान में भी हमारा एक बॉर्डर है, जो समुद्र है उसमें भी अपना एक बॉर्डर है जहां पे आप फ्री होकर जा सकते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब ये हो गया कि जहां पे आप फ्रीली मूव कर सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं। जो भारत का प्रॉपर्टी है, जो आप भारत का नक्शा देखते मात्र वही नक्शा
हमारा नहीं है, उसके बाद भी जो समुद्र में है वहां पे भी एक हमारा एरिया, एक लिमिट तक हमारा एरिया है, आसमान में भी हमारा एक लिमिट में एरिया है। तो तमाम एरिया हमारा किस में आता है बच्चा? डोमेस्टिक टेरिटरी में। विद इन भारत के मैप में नहीं, भारत के मैप से आगे जो समुद्र में जो नहीं दिखाई देता है उसमें भी हमारा एरिया है, आसमान में भी हमारा एरिया है। तो उन सारे जगह पे वो सब हमारा किसके अंदर आता है बच्चा? डोमेस्टिक टेरिटरी। अगर सीधा सीधी बोले तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब हो गया भारत का प्रॉपर्टी, हमारे देश का प्रॉपर्टी। हमारे देश का जो भी प्रॉपर्टी हो किसके अंदर आएगा बच्चा? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे जरा देख लीजिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे इंडिया का एम्बेसी दूसरे जगह पे है, इंडिया का एम्बेसी पाकिस्तान में है, इंडिया का एम्बेसी कहां पे बच्चा? पाकिस्तान में, तो वो भी भारत के डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। इंडिया का एम्बेसी राजदूत अगर पाकिस्तान में है तो वो भी किस में आएगा बच्चा? डोमेस्टिक टेरिटरी इंडिया का ही आएगा। ठीक है। अगर पाकिस्तान का एम्बेसी इंडिया में है, पाकिस्तान का एम्बेसी अगर इंडिया में है तो वो एम्बेसी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा, वो हमारा प्रॉपर्टी नहीं है, वो हमारा प्रॉपर्टी नहीं है। अगर हमारा कंपनी अमेरिका में है, इंडिया का कंपनी अमेरिका में है तो वो भी किस में आएगा? डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। किस में आएगा चला? डोमेस्टिक टेरिटरी। अगर हमारा कंपनी अमेरिका में है, जापान में है, फ्रांस में है, जर्मनी में है तो वो विदेश में तो है लेकिन प्रॉपर्टी किसका है? इंडिया का, इसलिए किसके अंदर आएगा? डोमेस्टिक टेरिटरी इंडिया का आएगा। किसका आएगा बच्चा? इंडिया का। अगर हमारा फ्लाइट यहां से कनाडा जाता है, अगर हमारा फ्लाइट कहां पे जाता है? कनाडा जाता है, तो वो फ्लाइट हमारा कनाडा में भी इंडियन टेरिटरी के अंदर आएगा। किसमें कहलाएगा बच्चा? इंडियन टेरिटरी के अंदर आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इंडिया का जो भी प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाएगा? डोमेस्टिक टेरिटरी, चाहे वो विदेश में ही क्यों ना हो, चाहे वो पानी में ही क्यों ना हो, चाहे आसमान में ही क्यों ना हो। लेकिन अगर कोई विदेशी कंपनी यहां पे है तो वो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा, क्योंकि वो हमारा प्रॉपर्टी नहीं है। अगर कोई दूसरे देश का एम्बेसी इंडिया में है, इंग्लैंड का एम्बेसी इंडिया में है तो वो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? जरा सुनिएगा। अगर पाकिस्तान का एम्बेसी इंडिया में है तो वो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा, लेकिन उस पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर जो बंदा वर्क कर रहा है, जो ऑफिसर वर्क कर रहा है विद इन 1 ईयर से, 1 साल से, तो वो क्या कहलाएगा? नॉर्मल रेसिडेंट। क्या कहलाएगा बच्चा? नॉर्मल रेसिडेंट। वो नॉर्मल रेसिडेंट तो है बट वो जो एम्बेसी है वो इंडिया का डोमेस्टिक, वो इंडिया का नहीं कहलाएगा, वो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा। कोई एम्बेसी अगर इंडिया का कोई बंदा इंडिया में अगर कोई भी कंपनी उठ के आता है, 1 साल से वहां पे बंदा मेरे यहाँ काम कर रहा है तो वो नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा बट डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर नहीं आएगा। तो कोई भी प्रॉपर्टी जो इंडिया का है वो क्या कहलाएगा बच्चा? डोमेस्टिक टेरिटरी। ये समझ में आ रहा है? ओके, इसको लिख लीजिए। क्या लिखता है? इट रेफर टू पॉलिटिकल फ्रंटाइजेस ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग द टेरिटोरियल वाटर, शिप, एयरक्राफ्ट, फिशिंग वेल्स ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट, एम्बेसी, कंसल्टेंट्स एटसेट्रा। मतलब कि जहां पे आप पानी में जा सकते हैं, जहां पे आप हवा में जा सकते हैं, अगर आपका एम्बेसी दूसरे देश में है तो वो भी आपका किस में कहलाएगा? यही कहलाएगा, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा। भारत का कोई भी प्रॉपर्टी विदेश में ही रहे या देश में रहे, जहां भी रहे, वो डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगा। खत्म। ठीक है। तो 3 चीज हमने आपको, 3 नहीं 4 बता दिया। एक हमने बताया आपको फैक्टर इनकम,
जो कि मेहनत के थ्रू इनकम जो जनरेट हो वो फैक्टर इनकम, जो बिना मेहनत का हो वो नॉन फैक्टर। फिर हमने आपको बताया नॉर्मल रेसिडेंट, जो इंडिया में 1 साल से रह रहा है या कंप्लीट होल लाइफ इंडिया में ही है, वो नॉर्मल रेसिडेंट। फिर हमने कहा था सिटीजनशिप जो या 2 तरह से प्राप्त किया जा सकता है, एक या तो आप बर्थ लिए हैं उसकी वजह से आपको मिलेगा, या फिर लीगल फॉर्मेलिटी को पूरा करने के बाद, लीगल टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल करने के बाद। फिर अभी हमने बताया डोमेस्टिक टेरिटरी, तो भारत का जो प्रॉपर्टी वो क्या कहलाएगा बच्चा, डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। ठीक है, तो 4 नंबर हम कहिए या 5th नंबर जो भी कहिए, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। जरा सुनिएगा, फाइनल गुड्स किसको कहते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स, एकदम आसान भाषा में जिसको हम कंज्यूम कर जाएं। गुड्स तो समझ में आता है, चला सामान, यहाँ पे अकाउंट वाला गुड्स नहीं लगाइएगा कि जो बिकेगा उसी को गुड्स कहेंगे, नहीं, गुड्स का मतलब यहाँ पे जो आपको नॉर्मल समझ में आता है सब कुछ। गुड्स का मतलब हर एक कुछ जिसको आप कंज्यूम करते हो आपका क्या होता है, गुड्स है। तो जरा देखिएगा गुड्स को कितने भाग में बांटा है, यहाँ पे 2 पार्ट में। गुड्स को कितने भाग में बांटा बच्चा, 2 पार्ट्स में, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। गुड्स को कितने पार्ट में बांटा बच्चा, 2, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स जिसको हम कंज्यूम कर जाए वो हमारा फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स किसको कहेंगे, जिसको कंज्यूम कर जाइए, खा जाइए, पहन लीजिए, जिसको आप यूज कर सकते हो वो फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स जिस चीज से फाइनल गुड्स बना है वो इंटरमीडिएट गुड्स, जिस चीज से फाइनल गुड्स बना है वो इंटरमीडिएट गुड्स, और जिसको हम कंज्यूम कर जाए वो फाइनल गुड्स। दही आप खा जाइए, फाइनल गुड्स। दही आपने क्या किया, चला खा गए तो क्या हो गया, फाइनल गुड्स। और दही से कोई आइटम बना लीजिए, तो जो आइटम बना दही से क्या बनाइएगा, दही से जो आइटम बना है वो आइटम फाइनल गुड्स, लेकिन दही इंटरमीडिएट। चाय पी जाइए, चाय फाइनल गुड्स, जिस चीज से चाय बना इंटरमीडिएट गुड्स। क्या क्या, चाय पत्ती, चीनी, दूध, इंटरमीडिएट गुड्स। अगर दूध डायरेक्ट पी गए तो दूध फाइनल गुड्स, और दूध से चाय बना लिए तो दूध इंटरमीडिएट गुड्स। दूध पी गए तो फाइनल गुड्स, दूध से दही बना लिए तो दही फाइनल गुड्स, और दूध इंटरमीडिएट गुड्स। तो जिसको आप कंज्यूम करिए वो फाइनल गुड्स, और जिसके थ्रू फाइनल गुड्स बना है वो इंटरमीडिएट गुड्स। वो क्या कहलाएगा बच्चा, इंटरमीडिएट गुड्स। पक्का पक्की। और कोई एग्जांपल ले लीजिए, कुछ भी। पेन ले लीजिए, पेन फाइनल गुड्स, मार्कर फाइनल गुड्स है। तो जिस चीज से ये बना है, जिस चीज के थ्रू ये चल रहा है वो क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स। वो क्या कहलाएगा बच्चा, इंटरमीडिएट गुड्स। तो जो कंज्यूम कीजिए वो फाइनल गुड्स, और जिसके थ्रू फाइनल गुड्स बना है वो इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स डिपेंड करता है नेचर ऑफ गुड्स के ऊपर। उस गुड्स को आप कर क्या रहे हैं, ये आप किसी गुड्स को आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि फाइनल गुड्स है और इंटरमीडिएट गुड्स है, नहीं। उस गुड्स का आप यूज क्या कर रहे हैं। अगर चीनी को फाक जाइए, चीनी है फाक गए तो फाइनल गुड्स। यूज क्या किए, खा गए तो फाइनल। लेकिन वही चीनी से मिठाई बना लीजिए तो वो चीनी इंटरमीडिएट। क्या कहलाएगा बच्चा, इंटरमीडिएट। तो डिपेंड करता है कि उसको आप कर क्या रहे हैं, उसका यूज क्या कर रहे हैं। अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो फाइनल, और उसके कुछ और उसके थ्रू बना रहे हैं, न्यू प्रोडक्शन उसके थ्रू कर रहे हैं, तो फिर वो क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट। एग्जांपल के तौर पे हमने चीनी का, चीनी फाक है फाइनल, लेकिन चीनी से मिठाई बना लिया तो चीनी इंटरमीडिएट। तो ये प्रोडक्ट को देख के नहीं कहा जा सकता है कि ये क्या है, प्रोडक्ट के कंजम्पशन को देखकर कहा जा सकता है, प्रोडक्ट के यूज को देख के कहा जा सकता है कि इंटरमीडिएट है कि फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स समझ में आता है। चला, जिस गुड्स को हम कंज्यूम कर जाए वो फाइनल गुड्स, और जिस चीज से फाइनल गुड्स बना है वो इंटरमीडिएट गुड्स। कोई शक संदेह नहीं, लिखवा देते हैं। हाँ जी,
चलिएगा, शायद कॉन्सेप्ट नंबर 6 होगा। जो आज सुनिएगा, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट में एक छूट गया था बोलने के लिए। इंटरमीडिएट गुड्स जो अकाउंटिंग ईयर के एंड में नहीं बिके, इंटरमीडिएट गुड्स जो अकाउंटिंग ईयर के एंड में नहीं यूज हो, इंटरमीडिएट गुड्स जो कि अकाउंटिंग ईयर के एंड में नहीं यूज हो, वो भी फाइनल गुड्स में आ जाएगा। वो भी किस में आ जाएगा? फाइनल गुड्स में। इंटरमीडिएट गुड्स जो कि अकाउंटिंग ईयर के एंड तक नहीं यूज हुआ, वो भी किस में आ जाएगा? फाइनल गुड्स में। ठीक है, जरा सुनिएगा क्या कहता है। एक नया आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, और एक चीज, फाइनल गुड्स आपको समझ में आ गया। जिसको फाइनली कंज्यूम कर जाए वो क्या हो जाएगा? फाइनल गुड्स। जिसके थ्रू फाइनल गुड्स बना उसको इंटरमीडिएट गुड्स। और नेशनल इनकम में फाइनल गुड्स को ही काउंट करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट नहीं करते हैं। नेशनल इनकम में फाइनल गुड्स को ही काउंट करते हैं। नेशनल इनकम में कौन से गुड्स को काउंट करेंगे? फाइनल गुड्स को। इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट नहीं करेंगे। हमने आपको कहा जो इंटरमीडिएट गुड्स अकाउंटिंग ईयर के एंड में बच जाएगा, वो भी नेशनल इनकम में काउंट हो जाएगा, फाइनल गुड्स की तरह मान लिया जाएगा। ठीक है, जो हमने कहा कि जो इंटरमीडिएट गुड्स अकाउंटिंग ईयर के एंड में यूज नहीं होगा, जो रॉ मटेरियल अकाउंटिंग ईयर के एंड में यूज नहीं होगा, जो रॉ मटेरियल अकाउंटिंग ईयर के एंड में यूज नहीं होगा, वो भी नेशनल इनकम में जुड़ जाएगा, जस्ट लाइक फाइनल गुड्स मान लिया जाएगा। ठीक है, तो अब फाइनल गुड्स इंटरमीडिएट से हटके चलते हैं। ये जो हमने लिखा है ये आपको पहले से आता है, कॉमर्स स्टूडेंट होने के नाते आपको पहले से आता है। जरा देखिए तो क्या लिखा है हमने, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल, ये क्या आ गया? नेट। और नेट में प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन, तो क्या आ जाएगा? ग्रॉस। ये आता है। चला, ग्रॉस में से अगर डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा? नेट। ग्रॉस में से क्या माइनस कर देंगे? डेप्रिसिएशन, तो क्या आ जाएगा? नेट। और नेट में अगर प्लस कर दे डेप्रिसिएशन तो क्या आ जाएगा? ग्रॉस। जरा सुनिएगा, अगर नहीं समझ में आए तो जरा ध्यान दीजिएगा। लीजिए एग्जांपल के तौर पे, कोई भी आइटम है जो कि हमने परचेज कर दिया, कितना का खरीदा? चला, परचेज किया थे कितना में? 100 रुपया में। कोई आइटम है जिसको कि हमने खरीदा है कितना में? 100 रुपया में। ठीक है, 1 साल यूज किए, 2 साल यूज किए। ठीक है, 100 रुपया में खरीदे थे, परचेजिंग प्राइस कितना था बच्चा? 100 रुपया। 1-2 साल यूज किए, यूज करने के बाद इसको हमने क्या कर दिया? ये परचेज किया था। ये क्या किया था? चला, परचेज किया था, यूज किया। और यूज करने के बाद 2 ईयर बाद हमने इसको क्या कर दिया? सेल कर दिया। तो मेरा ये बिका कितना में? सेल्स। हमने इसको सेल कर दिया, कितना बिक गया बच्चा? 80 रुपया में। कितना बिक गया? 80 रुपीज में। तो देखिए 100 रुपए का सामान था और बिक गया कितना में? 80 में। 100 का था और बिका कितना में? 80 में। 11th में तो डेप्रिसिएशन पढ़े होंगे आप। तो 100 रुपए का सामान 80 में बिक गया 1 साल या 2 साल बाद, तो क्यों 80 में? क्या हो गया जो बिक गया? क्यों 80 का बिका? 20 रुपए क्यों घट गया? क्योंकि उस सामान के अंदर क्वालिटी में कमी आ गया, उस सामान की क्वालिटी कम गया, क्योंकि हमने उसको यूज कर लिया। अगर यूज नहीं किया तो सामान 1 साल तक नहीं भी यूज किया तो खराब हो गया होगा, पुराना हो गया होगा। इसी को तो डेप्रिसिएशन कहते थे। इसको आप क्या कहते थे? डेप्रिसिएशन। 100 रुपया वाला सामान 1 साल या 2 साल बाद 80 रुपया बिका, तो 20 रुपया क्या हो गया? ये जो 20 रुपया कम गया, यही तो है डेप्रिसिएशन।
डेप्रिसिएशन किसको कहते थे? फिक्स एसेट्स के वैल्यू डिक्रीज कर जाता था ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर। नॉर्मल यूज करने की वजह से फिक्स एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज कर जाता है, या फिर यूज नहीं किए तो रखे रखे खराब हो गया होगा या पुराना हो गया होगा, तो फिक्स एसेट्स के वैल्यू डिक्रीज कर जाए उसको क्या बोलते थे? जितना से डिक्रीज करेगा उसको क्या बोलते थे? डेप्रिसिएशन। 100 रुपए का प्रोडक्ट था और हमने इसको 1 साल 2 साल बाद बेचा तो 80 रुपया बिका, 20 रुपया से वैल्यू घट गया, तो क्या होता था? डेप्रिसिएशन। क्या कहलाता था बच्चा? डेप्रिसिएशन। तो ये क्या कहलाता है? याद है? ये क्या हो गया? ये हो गया ग्रॉस और ये हो गया डेप्रिसिएशन, और ये क्या आ गया? नेट। क्या आ गया? नेट। मतलब कि अगर 100 रुपए का सामान है, 20 रुपया उसमें से डेप्रिसिएशन घटा दिए तो हमारा 80 रुपीज क्या आ गया? नेट। क्या आ गया? चला नेट। तो देखिए तो ग्रॉस 100 रुपए का प्रोडक्ट है, डेप्रिसिएशन हम कितना मान के चल रहे थे? 20 रुपया, घटा दिए तो 80 रुपया हमारा क्या आ गया? बोलिए 80 रुपीज हमारा क्या आ गया था? नेट। और अगर इसी 80 में हम ऐड कर दें क्या? डेप्रिसिएशन। इसी में हम ऐड कर दें डेप्रिसिएशन तो क्या आ जाएगा? ग्रॉस। मतलब फाइनल की ग्रॉस में से नेट में जाना है तो हमको क्या माइनस करना होगा? डेप्रिसिएशन। और नेट से अगर ग्रॉस में जाना है तो क्या करना होगा? प्लस डेप्रिसिएशन। इसको लिख लीजिए, ग्रॉस से नेट में जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, और नेट से अगर ग्रॉस में जाना है तो डेप्रिसिएशन क्या कीजिएगा? प्लस। पक्का पक्की। यहां से इंपॉर्टेंट शुरू हो जाता है। ग्रॉस से नेट में जाने के लिए क्या कीजिएगा? माइनस। क्या माइनस कीजिएगा? डेप्रिसिएशन। आपको मालूम है भाई। एंड ग्रॉस से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? नेट। और नेट में अगर प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन, जो माइनस किया हो तो वही चीज अगर प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ग्रॉस। ठीक है, तो इसको इसी तरह से लिखिएगा, ग्रॉस से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन तो क्या आ जाएगा? नेट। और नेट में प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन तो क्या आ जाएगा? ग्रॉस। देखिए एग्जांपल के थ्रू हमने कहा डेप्रिसिएशन का यहाँ पे और भी नाम अलग अलग है। डेप्रिसिएशन को और दूसरे नाम से भी जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। डेप्रिसिएशन को दूसरे नाम से भी जाना जाता है। क्या क्या नाम है डेप्रिसिएशन का? तो पहला तो डेप्रिसिएशन था ही, और इसका नाम है करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। देखिए हमने लिख दिया अदर नेम ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का और क्या नाम हो सकता है? करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कॉस्ट, कंजम्पशन ऑफ फिक्स फैक्टर। डेप्रिसिएशन का 3 और नाम भी हो सकता है। क्या क्या? जरा देख लीजिए, करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। डेप्रिसिएशन का ये भी नाम है। ठीक है, तो एक बार फिर से, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? ग्रॉस से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? नेट। और नेट में अगर प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन तो क्या बन जाएगा? ग्रॉस। ठीक है, डेप्रिसिएशन को और कितने नाम से जानते हैं? देख लीजिए लिखा हुआ है, देख लीजिए डेप्रिसिएशन को और कितने नाम से जानते हैं? करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। ये डेप्रिसिएशन का अलग अलग नाम है। ठीक है, ये लिखिए, फिर आगे बता रहे हैं। ये लिखिए, हाँ जी, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, 2 वर्ड्स दिख रहे होंगे आपको बोर्ड पे। एक फैक्ट कॉन्सेप्ट नंबर 7 है ये, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? जितना में खरीदे या जितना में आप बनाए वो फैक्टर कॉस्ट। कॉस्ट मतलब आपको मालूम है, कॉस्ट का मतलब मालूम है आपको। जितना में प्रोडक्ट बना, जितना में प्रोडक्ट खरीदा वो क्या कहलाएगा? फैक्टर कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिख सकते हैं इसको।
फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या बोल सकते हैं आप? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसको आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोल सकते हैं। जितना भी प्रोडक्ट तैयार हुआ, जितना भी प्रोडक्ट खरीदा, उसको क्या बोलेगा? कॉस्ट। जितना बनाने में खर्चा हुआ उसको कॉस्ट बोलेंगे, और जितना भी मार्केट में बिका उसको क्या बोलेगा? मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस। इसको क्या बोलेगा? मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस। जितना में प्रोडक्ट बना कॉस्ट, जितना में बिका मार्केट प्राइस। ये तो आपको आता है। जरा सुनिएगा एक एग्जांपल के तौर पे, यहां पे कोई प्रोडक्ट है चला, उसको परचेज करते हैं। कितना रुपया में खरीद लेते हैं? 10 रुपया में। कितना में खरीदे आप? 10 रुपया में। कितना में खरीदे आप? 10 में। मतलब बनाए, खर्चा हुआ उसको, कॉस्ट लगा आपको बनाने में कितना? 10 रुपये। तो बेचे कितना में? 12 रुपया में। कितना बेच दिए चला? 12 में। कितना में बेच दिए? 12 में। आपको लग रहा हो कि 10 वाला सामान कितना बेचे? 12 में। 2 रुपए का क्या आपको नजर आ रहा है? प्रॉफिट नहीं। इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट को यहां पे इग्नोर करेंगे। नेशनल इनकम में प्रॉफिट को क्या करेंगे? इग्नोर। यहां पे 2 रुपया हमारा क्या है? 10 का सामान 12 में बेचा, 2 रुपए का प्रॉफिट नहीं मानिए, यहां पे टैक्स मानिए। क्या मानिए? 2 रुपया चला, टैक्स। ये जो 2 रुपया आपने दिया वो क्या मानिएगा? टैक्स। यहां पे प्रॉफिट को इग्नोर करके चलेंगे। कितना बिका? प्रॉफिट छोड़ दीजिए। 10 का बनाए, कॉस्ट लगा कितना? 10, लेकिन बिका कितने में? 12। मतलब 2 रुपया हमने गवर्नमेंट को क्या दिया होगा? टैक्स। क्या दिया होगा चला? टैक्स। इस टैक्स का नाम क्या है मालूम है? इस जो 2 रुपये टैक्स दिए, इसका नाम क्या होता है? टैक्स 2 तरह का होता है, डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। इस टैक्स का नाम क्या है मालूम है? इस टैक्स जो आपने यहां पे 2 रुपया दिया, इस टैक्स का नाम है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसको क्या बोलेंगे यहां पे चला? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसको यहां पे क्या बोलेगा? 2 रुपये को नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसको क्या बोलेगा? यहां पे 2 रुपए का जो आपने टैक्स दिया उसको केवल टैक्स नहीं बोलेगा, इसको क्या बोलेगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सर नेट इनडायरेक्ट टैक्स पहली बार सुने, टैक्स सुने हैं, इनडायरेक्ट टैक्स सुने हैं, डायरेक्ट टैक्स सुने हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? सुनिए, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। सब्सिडीज का नाम सुने हैं? सब्सिडी जो चीज हम परचेज नहीं कर पाते हैं, जो हमारे लाइफ का नेसेसरी आइटम है, और उसको हम नहीं अगर खरीद पाते हैं, तो गवर्नमेंट उसमें अपनी तरफ से कॉस्ट लगा देता है। गवर्नमेंट क्या करता है चला? अपनी तरफ से कॉस्ट लगा देता है, उसको बोलते हैं सब्सिडी। जो गैस सिलेंडर आप खरीदते हैं, तो गैस सिलेंडर का 300-400 रुपया जो आपके अकाउंट में आता है, वो आपको लगता है कि आपका पैसा आया। नहीं, गवर्नमेंट अपने अकाउंट से आपको डालता है, वो आपका पैसा नहीं होता है। आप जो गैस 800-900 रुपया में लिए, गवर्नमेंट उतना ही में खरीदा, गवर्नमेंट 900 रुपया में खरीदा, आपसे लेता गवर्नमेंट कितना है? 900 रुपया, और फिर 300 रुपया आपके अकाउंट में आ जाता है। तो आपको सिलेंडर का प्राइस कितना पड़ा? 600 रुपया। दिया भले 900, इन 300 तो अकाउंट में आ जाता है, तो 600 रुपया पड़ा। ये जो 300 रुपया आपको आ जाता है वो है सब्सिडी। वो क्या कहलाएगा बच्चा? सब्सिडी। गवर्नमेंट अपने तरफ से आपको पे किया है।
तो लाइफ का जो नेसेसरी आइटम है जिसको आप बियर नहीं कर पा रहे, तो गवर्नमेंट क्या करता है कि अपनी तरफ से आपको पे कर देता है। हाँ, वो दूसरे कुछ में आपका एडजस्ट कर लेता है, दूसरे कुछ में अपना टैक्स वसूल लेता है, लेकिन एडजस्ट करता है। तो अभी गवर्नमेंट आपको जो अपनी तरफ से पे किया उसको क्या बोलेगा, सब्सिडी। तो इस पे जरा ध्यान दीजिएगा। ये अब आपका इंपॉर्टेंट आ गया नेशनल इनकम का। फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। तो दोस्त, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा क्या कहलाएगा, फैक्टर कॉस्ट, एंड सेलिंग प्राइस हमारा क्या कहलाएगा, मार्केट प्राइस। एग्जांपल के तौर पे हमने लिया कि 10 रुपए का कोई सामान हमने प्रोड्यूस किया, बेचा कितने में, 12 में, तो ये 2 रुपए को प्रॉफिट नहीं मानेंगे। यहाँ पे 12 में क्यों बिका, क्योंकि टैक्स पे किया हमने गवर्नमेंट को कितना, 2 रुपए, मतलब सामान यहाँ पे कितना बिका, 12। तो इस टैक्स का क्या नाम देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये जो 2 रुपए हमने पे किया, ये कौन सा टैक्स पे किया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स किसको कहते हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो इसका मतलब ये हुआ, जब देखिएगा फैक्टर कॉस्ट में अगर ऐड कर दे, क्या ऐड कर दे, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। फैक्टर कॉस्ट में NIT अगर ऐड कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा, फैक्टर कॉस्ट में NIT अगर ऐड कर दें तो हमारा आ जाएगा मार्केट प्राइस। क्या आ जाएगा, चला, मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट में NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर ऐड कर दे तो क्या आ जाएगा, मार्केट प्राइस। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू क्या होता है, IT माइनस सब्सिडीज। नेट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या हो गया, IT माइनस सब्सिडी। तो आप कह सकते हैं कि फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मार्केट प्राइस। और मार्केट प्राइस में माइनस कर देंगे NIT, मार्केट प्राइस से माइनस कर देंगे NIT, तो क्या बन जाएगा, फैक्टर कॉस्ट। क्या बन जाएगा, चला, फैक्टर कॉस्ट। ये समझ में आता है। ये समझ में आ रहा होगा आपको। हमने क्या कहा, फैक्टर कॉस्ट में, कॉस्ट मार्केट प्राइस में जाना है। कहां पे, जहां से बहुत इंपॉर्टेंट शुरू हो रहा है ये सब। ये जब कॉन्सेप्ट शुरू हो गया इंपॉर्टेंट, नेशनल इनकम अगर समझना है तो इस सब को समझना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्योंकि इसमें जो एग्जाम में आएगा वो न्यूमेरिकल्स आएगा, कोई रटा हुआ क्वेश्चन नहीं आएगा। इसीलिए हम नेशनल इनकम पहला शुरू किया, ठीक है। तो आप बताइएगा, बोलिए, नेशनल सॉरी फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है, कहां जाना है, चला, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है। टैक्स ऐड कर दो, टैक्स का नाम क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट में प्लस कर दिए NIT, तो क्या आ गया आपका, मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस में माइनस कर दीजिए NIT, तो क्या आ जाएगा, फैक्टर कॉस्ट। क्या आ जाएगा, चला, फैक्टर कॉस्ट। कोई शक संदेह तो बोलिए, लिखिए। लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिएगा बोर्ड में दिख रहा होगा आपको, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, शॉर्ट में उसको बोलेंगे NFIA।
फिर यहाँ पे दिख रहा होगा फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, ठीक है, अब्रॉड। चलिए सबसे पहले उसको नहीं, ये चीज को देखिएगा, यहाँ सुनिए, बड़ा तगड़ा पॉइंट है जो है, सुनिए दोस्त। इंडियन टेरिटरी के अंदर जो भी फैक्टर इनकम जनरेट कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इंडियन टेरिटरी के अंदर जो भी फैक्टर इनकम जनरेट कीजिएगा उनके सम कर दिया जाए तो डोमेस्टिक इनकम आ जाता है। क्या आ जाता है बच्चा? डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम आपने सुना होगा नाम। डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या हो गया कि इंडियन टेरिटरी के अंदर जो भी फैक्टर इनकम है उसको अगर सम कर दिया जाए, उसको क्या कर दिया जाए बच्चा? सम कर दिया जाए तो आपका क्या आ जाता है? डोमेस्टिक इनकम। फैक्टर इनकम, तमाम फैक्टर इनकम जो इंडियन टेरिटरी के अंदर जनरेट किया गया है उसको जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा? डोमेस्टिक इनकम। क्या आ जाएगा? चला डोमेस्टिक इनकम। ये डोमेस्टिक इनकम है, नेशनल इनकम अभी नहीं आया है। इंडियन टेरिटरी के अंदर तमाम फैक्टर इनकम को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या कहलाएगा? डोमेस्टिक इनकम। ये अभी नेशनल इनकम नहीं आया है। डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर ऐड कर दिया जाए, डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर ऐड कर दिया जाए तो नेशनल इनकम आ जाता है। क्या आ जाता है बच्चा? नेशनल इनकम। अब आपको लग रहा होगा कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है? नेट इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है? देखिए, दिखेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये फॉर्मूला है दोस्तों, NFIA का ये फॉर्मूला है। NFIA का ये फॉर्मूला है। देखिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का ये फॉर्मूला है। फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। विदेशों से होने वाला इनकम और विदेश में जाने वाला इनकम, विदेशों से होने वाला इनकम और विदेश में जाने वाला इनकम। जो विदेश से इनकम, फैक्टर इनकम जो आ रहा है, जो विदेश से, जो फॉरेन से हमारा फैक्टर इनकम आ रहा है, जो हम रिसीव कर रहे हैं उसको ले लीजिए, और जो विदेश में हमारा फैक्टर इनकम जा रहा है उसको ले लीजिए। रिसीव में से पेड को माइनस कर दीजिए, रिसीव्ड में से पेड को माइनस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो विदेश से हमारा इनकम हो रहा है और जो विदेश में हमारा इनकम जा रहा है, रिसीव में से पेड को माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या आ जाएगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA इज इक्वल टू फैक्टर इनकम रिसीव्ड। जो इनकम रिसीव हुआ है कहां से? कहां से? अब्रॉड, विदेश से, उसमें से माइनस कर दीजिए फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। इंडिया में जो विदेश से इनकम हुआ और इंडिया से विदेश को जो इनकम गया, दोनों को माइनस कर दीजिए। जो रिसीव हुआ इंडिया से, जो इनकम, इंडिया में जो विदेश से इनकम रिसीव हुआ उसमें से इंडिया से जो विदेश को इनकम गया माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA। अगर विदेश से हमको 500 रुपया आया, विदेश से हमारा, फॉरेन से कितना है बच्चा? 500 रुपया, और इंडिया से 150 रुपीज गया, 150 रुपए गया, तो आया कितना? 500, और इंडिया से गया कितना? 150। तो आया 500, गया 150, नेट कितना बच गया हमारे पास? 500 माइनस 150, ये 350, 350 हमारा NFIA है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड।
तो ये जरा ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेश से होने वाला इनकम में से माइनस कर देते हैं विदेश को जाने वाला इनकम। ठीक है, ये लिखिएगा। डोमेस्टिक में क्या प्लस कर दीजिएगा, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये क्या बन जाएगा बच्चा, नेशनल। क्या बन जाएगा, नेशनल। डोमेस्टिक में NFIA अगर ऐड कर देते हैं तो बन जाएगा नेशनल। क्या बन जाएगा, नेशनल। और नेशनल में NFIA माइनस कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, डोमेस्टिक। क्या बन जाएगा चला, डोमेस्टिक। पक्का। तो डोमेस्टिक में क्या प्लस कीजिएगा कि नेट नेशनल बनेगा, डोमेस्टिक में क्या प्लस कीजिएगा कि नेशनल बनेगा सर, NFIA, तो नेशनल। हाँ, नेशनल से क्या माइनस करेंगे कि डोमेस्टिक हो जाएगा सर, NFIA माइनस करेंगे नेशनल से तो डोमेस्टिक हो जाएगा। पक्का, याद रहेगा। डोमेस्टिक में प्लस कर देंगे NFIA तो बन जाएगा नेशनल, नेशनल में माइनस कर देंगे NFIA तो बन जाएगा डोमेस्टिक। 3 फार्मूला बहुत जबरदस्त था। एक अभी जो बताया, इसके पहले जो बताया था और उसके पहले जो बताया था, क्या क्या बताया था, डेप्रिसिएशन वाला, डेप्रिसिएशन जो ग्रॉस और नेट वाला था, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, और अभी डोमेस्टिक और नेशनल। ये तीनों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे न्यूमेरिकल बनता है। चलो ठीक है, चलिए एक बार आप ये लिख लीजिए, मिटा लें इसको। है खुला है, ये तीनों फार्मूला लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर, 2 नंबर एंड 3 नंबर। ठीक है, ग्रॉस माइनस डेप्थ तो बन जाएगा नेट, और प्लस डेप्थ तो बन जाएगा ग्रॉस। ठीक है, दूसरा फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट में प्लस कर दीजिए क्या, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू क्या होता है चला, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू IT माइनस सब्सिडी। अगर FC में ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, MP, और MP में माइनस कर देंगे NIT तो क्या बन जाएगा, FC, फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, फॉर्मूला ग्रॉस में से माइनस करेंगे डेप्थ तो नेट, नेट में प्लस करेंगे डेप्थ तो ग्रॉस, फैक्टर कॉस्ट में प्लस करेंगे NIT तो बन जाएगा मार्केट MP, एंड MP में माइनस करेंगे NIT तो बन जाएगा FC। थर्ड, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक में प्लस कर देंगे NFIA तो बन जाएगा नेशनल, और माइनस कर देंगे NFIA तो बन जाएगा डोमेस्टिक। क्या बन जाएगा चला, डोमेस्टिक। ये तीनों फार्मूला याद रखिएगा। NFIA का मतलब मालूम है, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। कोई शक संदेह? नो सर। चलिएगा, यहां से थोड़ा फॉर्मूला बनाने के लिए हम आपको कुछ सिखाते हैं। यहां से कुछ फॉर्मूला बनाने के लिए आपको सिखाते हैं, जरा देखिएगा। ये
याद हो गया? जरा आंख बंद करके एक बार याद कीजिए तो तीनों फार्मूला आपको याद है? एक बार आंख बंद करके याद कीजिए। ग्रॉस से नेट में जाने के लिए क्या करेंगे? फैक्टर से मार्केट में जाने के लिए क्या करेंगे? डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए क्या करेंगे? ये तीनों फार्मूला बिल्कुल याद रहना चाहिए। चलो जरा देखिएगा, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको क्या बोलेंगे? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी, इसको क्या क्या पढ़ेगा? इसको जी फॉर ग्रॉस, डी फॉर डोमेस्टिक, पी फॉर प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसको क्या पढ़ेगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इससे हमको जाना कहां पे है? जहां पे आपको जाना हो, एनडीपी एट एफसी, यहां से हमको यहां जाना है। ग्रॉस से कहां पे जाना है बच्चा? एनडीपी। एनडीपी का मतलब क्या हो गया? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एन फॉर नेट, डी फॉर डोमेस्टिक, पी फॉर प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ग्रॉस से कहां पे जाना है? देखिएगा, ग्रॉस से कहां पे जाना है? नेट में। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ग्रॉस से कहां पे जाना है? बोलिए, ग्रॉस से कहां जाना है? नेट में। तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए जरा देखिएगा कैसे चेंज, किसको चेंज करना है? जरा देखो दोस्तों, जी फोर ग्रॉस, यहां पे क्या है? नेट। ओके, इसको जी को किस में कन्वर्ट करना है? ग्रॉस को किस में कन्वर्ट करना है? नेट में। डी है, यहां भी डोमेस्टिक है, यहां भी डोमेस्टिक है, इसको चेंज नहीं करना है। यहां भी पी है, यहां भी पी है, इसको चेंज नहीं करना है। यहां भी एफसी है, यहां भी एफसी है, इसको चेंज नहीं करना है। चेंज केवल और केवल किसको करना है? चेंज केवल और केवल करना है जी को, किसमें? एन में। जी मतलब, जी का मतलब ग्रॉस और एन का मतलब नेट। एन का मतलब नेट। तो अब आप बताइए, ग्रॉस से नेट में जाने के लिए हमने क्या कहा था आपको? ग्रॉस से नेट में जाने के लिए हमने क्या कहा था आपको? लीजिए, ग्रॉस से हमारे पास जीडीपी एट एफसी है, और लाना हमारे पास क्या है? एनडीपी एट एफसी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। से हमको जाना क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब ग्रॉस से नेट में जाना है। तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए फॉर्मूला बताइए। ग्रॉस से नेट में जाने का फॉर्मूला, ग्रॉस में से अगर माइनस कर देंगे क्या? डेप्रिसिएशन। ग्रॉस से माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे? डेप्रिसिएशन। तो क्या आ जाएगा? ग्रॉस किस में कन्वर्ट कर जाएगा? नेट में। किस में कन्वर्ट कर जाएगा? चला, नेट में। तो जीडीपी एट एफसी से अगर माइनस कर दिया जाए डेप, तो क्या बचेगा? नेट। तो ऐसे बोलिएगा इसको। तो क्या आप लिखिएगा इसको? ऐसे लिखिए, एनडीपी एट एफसी। दोस्त देखना ये है कि किसको चेंज करना है, किसको चेंज करना है। देखिएगा, एकदम आसान है, बस 2-3 फार्मूला। ये याद करने का चीज ही नहीं है, ये फार्मूला याद नहीं किया जाता है, बस ये फार्मूला याद है तो आपको जितना फार्मूला बना सकते हैं। जीडीपी एट एफसी दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है? तो फार्मूला बताइए किस चीज का? एन पी एट एफसी
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, हमको जाना कहाँ पे, नेट, एन फॉर नेट, दूसरा एन की मतलब हो गया नेशनल, पी फॉर प्रोडक्ट, एफसी। देख लीजिए चेंज किसको करना है, जी को चेंज करना है, और किसको चेंज करना है, डी को चेंज करना है, और ये दोनों को चेंज नहीं करना है। अब बताओ भाई, जीडीपी एट एफसी दिया हुआ है और हमको जाना कहाँ पे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन से हमको जाना कहाँ पे, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रॉस एक एक लेकर चलेंगे, दोनों साथ में लेकर नहीं चलेगा। लीजिए ग्रॉस से हमको कहाँ पे जाना है, नेट में। तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए क्या माइनस करते हैं, बोलिए। ग्रॉस से नेट में जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। ग्रॉस से नेट में जाने के लिए क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे ग्रॉस से नेट में जाने के लिए। तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे ग्रॉस से नेट में। और डोमेस्टिक से कहां पे जाना है, नेशनल में। तो डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए क्या कहा था, लीजिए डोमेस्टिक से, लीजिए क्या लिखा हुआ है, ग्रॉस से नेट में जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस, और डोमेस्टिक से कहां पे जाना है, नेशनल में। तो क्या प्लस कर दीजिएगा, NFIA, क्या प्लस कर दीजिएगा, NFIA। ये क्या आ जाएगा, NNP एट FC। सर ये नहीं समझ में आ रहा है, अगला क्लास में ये सब फॉर्मूला सिखाएंगे। आज यहीं तक रोकिए, कल वाला क्लास में इसके आज यहां तक समझ में आ गया, ये तीनों फॉर्मूला ओके। फॉर्मूला कन्वर्ट करने नहीं आ रहा है, फॉर्मूला बनाने नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, कल फिर बताएंगे, यहीं रुकिए। आज के लिए शुक्रिया, बाय बाय।